नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला और आपके अपने जबरदस्त चैनल में आईसीएसई वाला के ऊपर। दिस इज योर मेंटर, योर फ्रेंड, योर गाइड कुणाल दिस साइड। होप यू ऑल आर डूइंग रियली अमेजिंग, है ना। आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे यार लाइफ के अंदर, यही मेरी मतलब कहते हैं ना विश है आप सब बच्चों के लिए। और जैसा आपको प्रॉमिस किया हुआ है यार, आपकी चल रही माइंड मैप सीरीज, और इसी माइंड मैप सीरीज के सीरीज में लेकर के हाजिर हुआ मैं आपके लिए एक और जबरदस्त वाला टॉपिक, यानी महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम योर वेरी ओन हिस्ट्री। राइट, अब हिस्ट्री क्यों भाई दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है यार, हिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात है उसके वीडियोस भी थोड़े से ज्यादा ही होने वाले हैं। ठीक है, तो अपन सिविक्स भी करेंगे नो डाउट। इनफैक्ट एक वीडियो जा भी चुका है सिविक्स का। फिलहाल स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा सेशन, बिकॉज आपको पता है कि कम समय में क्वालिटी वाला रिकॉल किधर करना है। अगर करना है तो भाई आ जाओ फटाफट से आईसीएसई वाला पे। ठीक है, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो अभी देखोगे कि जब गांधी जी भैया भारत वापस आए यानी 1915 में, तो उसके बाद से लेकर के 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम कई बार गांधी एरा कहते हैं। क्यों? बिकॉज गांधी जी भारत की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे, कई सारे आंदोलनों को उन्होंने लीड किया और देखिए बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलकर के भारत को आजादी दिलाई। ठीक है, तो ये भी हम सब जानते हैं ना कि ऑब्वियसली बात है भारत को, देश को आजादी दिलाने में गांधी जी का एक बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगेन यार बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी अनगिनत सेक्रीफाइसेस हैं, जिसके चलते ही हम लोग आज आजाद हैं। लेकिन आजाद होने के बाद मुझे लगता है सारे फ्रीडम फाइटर्स यही सोचते होंगे कि जब देखते होंगे बालकों को यहाँ खतरनाक रील्स बनाते हुए इंस्टाग्राम पे कि भाई साहब बुरा ही देश आजाद करवा दिया है ना। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से ना। तो क्या पढ़ेंगे महात्मा गांधी या नेशनल मूवमेंट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, और एक चीज, जिन बच्चों ने पहली बार माइंड मैप्स को देखा है तो आप पिछली वीडियोस को भी देखिएगा बच्चे। एक चीज हम जो बहुत पर्टिकुलर कर रहे हैं यहाँ पे, वो है आपके आईसीएसई के सिलेबस को बहुत स्टिक करके चलना। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज समय का सही उपयोग करना है, समय को बढ़िया तरीके से स्मार्टली यूज करना है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा स्टिक करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेस, खिलाफत वगैरह जितना भी है पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस पढ़ेंगे यहाँ पे, डांडी मार्च वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या था सीडीएम का, और गांधी इम्पैक्ट के साथ साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो यही आपका सिलेबस है एज पर द लेटेस्ट आईसीएसई। इसी को स्टिक करते हुए बच्चे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो नंबर 1, अगर हम बात करें बच्चों आपसे, तो जो भारतीय नेशनल मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया 1915 से लेकर, यानी गांधी, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, खासकर 1915 मतलब जब गांधी रिटर्न किया। देखो अलग अलग किताबों में ना आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जब गांधी रिटर्न किए थे साउथ अफ्रीका से भारत, तो गांधी वापस आए थे यार लगभग 9 जैन 1915 को। ठीक है, तो गांधी वापस आए थे आपके 9 जैन 1915 को, जिसको आप आज प्रवासी भारतीय दिवस के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। तो तब से लेकर 1947 में अगर आप देखोगे तो गांधी जी बड़े एक्टिव रहते हैं। इसको कई बार हम लोग कहते हैं द गांधीयन एरा, या फिर गांधीयन एरा इन द इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, बिकॉज यहां पे आप देखोगे तो गांधी जी की बहुत सारी पॉलिसीज थी जिन्होंने हमारे भारतीय पॉलिटिक्स को बेटा यहां पे गाइड किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बड़ा बच्चे। सो महात्मा गांधी की अगर हम अर्ली लाइफ के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट द अर्ली लाइफ महात्मा गांधी, तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो जन्म था 1869 में पोरबंदर के अंदर हुआ था। तो पोरबंदर आपको पता है बेटा कथियावाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पे आता है। इनके पापा अगर हम बात करें बेटा, पापा दीवान थे राजकोट स्टेट के। 1888 में अगर आप देखोगे तो ये लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। ठीक है, तो दैट मींस गांधी जी एक बहुत अच्छी प्रॉस्परस ठीक ठाक फैमिली से आते हैं। राइट, गरीब तो बिल्कुल नहीं थे यार। अच्छा, अब स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जो है जब ये भारत वापस आए, तो इन्होंने भारत वापस आने के बाद काफी टाइम तक लॉ प्रैक्टिस किया राजकोट के अंदर। ठीक है, उसके बाद 93 से लेकर लगभग 1914 तक की वापस लॉ प्रैक्टिस करने चले गए साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका वो जगह है जहां पे आप देखोगे गांधी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। राइट, चलिए अब अगर हम देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में एक बार गांधी जी जो है फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। अब साउथ अफ्रीका के अंदर एक अपार्थीड रेजिम था, यानी एक ऐसा रूल जहां पे लोगों को कलर के बेसिस पे सेग्रीगेट यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यानी अगर आप गोरे आदमी हो तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर गलती से बेटा आप काले या ब्राउन मुंडे निकल गए तो भाई आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, आपके साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। एंड सिंस हमारे गांधी जी भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो ब्राउन मुंडे थे, यानी इनका कलर थोड़ा सा डार्क था, तो एज ए रिजल्ट इनको फर्स्ट क्लास के जो ट्रेन कंपार्टमेंट है डर्बन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो इनको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, इवन दो ही हैड अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट टिकट। ठीक है, अब गांधी को इससे बहुत ठेस लगती है, गांधी को लगता है तो बहुत गलत हो रहा है ना। तो उनको लगता है कि अब मुझे इसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए, और गांधी यहां पे पहली बार डिस्कवर करते हैं द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, जिसके थ्रू वो इस अपार्थीड रिजिम के अगेंस्ट बच्चों यहां पे फाइट करते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल उठता है जब गांधी वापस भारत आए तो उन्होंने क्या किया। देखिए 1915 से लेकर 1917 तक पहले तो गांधी ने भारतीय पॉलिटिक्स को समझना स्टार्ट किया कि गांधी यहां पे दिक्कत क्या है एक्चुअली। ठीक है, फिर अगर आप पहला पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू अगर हम बोले गांधी का इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण एक जिला पड़ता है बेटा बिहार में। तो यहाँ 1917 की बात है कि एक इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम हुआ करता था, यानी कहने का मतलब है यूरोपियंस थे
वो यहाँ पे इंडियन फार्मर्स को बोलते थे कि आप 3/20th पार्ट, है ना, तो बिहार में लोकल भाषा में जमीन को कट कहते हैं, कट्ठा या कट, तो 3/20th पार्ट ऑफ द लैंड पे आप जो है हमें इंडिगो उगा के दीजिए। अब इंडिगो काफी अच्छा बिकता था इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इससे बेचारे हमारे किसान बहुत परेशान थे, बिकॉज उनको उसका अच्छा प्राइस नहीं मिलता था। साथ ही साथ इंडिगो जहां आप ग्रो करते हो तो काफी न्यूट्रिएंट खींचता है, जिससे वजह से आप बाकी सारे क्रॉप्स अच्छे ग्रो नहीं कर पाते। तो ऑल इन ऑल हमारा इंडियन फार्मर बहुत ज्यादा दुख परेशानी में था और बहुत ज्यादा लॉस में था, और ये ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे, ये यूरोपियंस मान नहीं रहे थे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो गांधी जी आते हैं, इनके लिए सत्याग्रह करते हैं, और साथ ही साथ आप देखोगे कि 3 कथिया सिस्टम यहां पे अबॉलिश हो जाता है, राइट। फिर अगला इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हमको सामने आते हैं 2 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, यानी खेड़ा और अहमदाबाद, जिसमें अहमदाबाद डेट वाइज थोड़ा पहले है, खेड़ा थोड़ा बाद में, ठीक है। तो देखिए खेड़ा और अहमदाबाद की अगर बात की जाए दोस्तों, तो खेड़ा और अहमदाबाद के साथ ऐसा है कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर 1918 में, तो गांधी यहां पे जाते हैं बेटा सत्याग्रह करने के लिए गरीब किसानों के फेवर में, ठीक है। तो बेचारा जो किसान है यहां पे बहुत परेशान था, बिकॉज 1918 का टाइम एक ऐसा था कि गुजरात में काफी तगड़ी बीमारियां फैली हुई थी, प्लस वहां पे काफी सारे इलाकों में सूखा पड़ गया था। तो बेचारे गरीब किसान के पास ना पैसे ही नहीं थे यहाँ पे रेंट भरने के लिए, ठीक है, या फिर रेवेन्यू या टैक्स देने के लिए सरकार को। तो वो चाहता था कि उस पर्टिकुलर ईयर का या तो रेवेन्यू माफ कर दिया जाए या तो रेंट हटा दिया जाए। और गांधी जो है इसी चीज में, अगर आप लेके इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं और काफी हद तक सक्सेसफुल भी होते हैं, राइट। और फिर आता है गांधी का एक और पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, दैट इज 1918 का अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक। अब देखिए अहमदाबाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात के अंदर, जहां पे काफी सारी कॉटन मिल्स हैं, ठीक है। तो कॉटन मिल्स के अंदर कॉटन का कपड़ा बनता है। अब दिक्कत क्या था कि मैंने आपको बताया कि 1917-18 का वो टाइम था, ऐसा टाइम पीरियड था जब गुजरात में एक तगड़ी बीमारी फैली हुई थी, इसको हम प्लेग कहते हैं, चूहों से होती है, राइट। और यहां पे होता ही है दोस्तों कि जब प्लेग फैला तो वर्कर्स ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। अब ऐसे में फैक्ट्री के जो मालिक थे, जो कॉटन मिल के ओनर्स थे, है ना, उनको टेंशन हुई कि यार ऐसे तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बोनस देना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री आएगा काम करेगा उसको हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे, ठीक है। अब इस लालच में बहुत सारे वर्कर्स आने लगे, लेकिन जब ये सारा मामला सही हो गया, जब बीमारी वगैरह खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि भैया हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। अब ये वो टाइम पीरियड था जब भारत में हर चीज बहुत महंगी हो गई थी और एक कॉमन वर्कर के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इन सब चीजों को अफोर्ड कर पाए, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वर्कर्स कहते हैं कि भैया हमको हमारी जो वेजेस या दिहाड़ी है 50% से आप बढ़ा दीजिए, या मिल ओनर्स मानते नहीं हो, कहते हैं हम 20% ही बढ़ाएंगे। तब यहाँ गांधी आते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। आप देखोगे 35% से यहाँ पे सैलरीज या वेजेस जो है बेटा वर्कर्स की बढ़ा दी जाती है। तो ये 3 बड़े ऐसे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स या पॉलिटिकल आप कह सकते हो मतलब विक्ट्रीज थी गांधी की हमारे भारत के अंदर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। अब अगर हम गांधी की बात करें बच्चों, तो गांधी ने कौन कौन से मेथड्स यहां पे यूज किए, तो देखिए गांधी के जो 4 बड़े मेथड्स हैं, वो आपका सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, मतलब आपका अगर कॉज जस्टिफाइड है तो आपको वायलेंस का जरूरत नहीं है, आप नॉन वायलेंस मेथड से भी अपने चीजों के लिए आप आग्रह कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, जो कि गांधी करते थे। नॉन वायलेंस का मेथड स्वदेशी यानी इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, फॉरेन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट मास मूवमेंट यानी समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे अपने मूवमेंट्स के अंदर इंक्लूड करना, जिससे कि आप एक बड़ा इंपैक्ट आप क्रिएट कर पाओ। तो ये 4 ऐसे हथकंडे या वेपन्स है या मेथड्स है जो आप देखोगे गांधी यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, राइट। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो मैंने आपको बताया कि देखिए गांधी के स्टार्टिंग ऑफ पॉलिटिकल करियर में पहले तो ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स आते हैं ना 17 और 18 के बीच में, और इसके बाद आप देखोगे जो सबसे क्रूशियल मूवमेंट था वो था बड़े लेवल का, वो था नॉन कॉपरेशन। हालांकि उससे पहले भी एक था राउलेट सत्याग्रह जिसे आप कहते हो, लेकिन ये एक बड़े लेवल का मास मूवमेंट था, ठीक है। अब अगर आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, ठीक है। इंडिया ने काफी तगड़ा कंट्रीब्यूट किया था वॉर के अंदर, बाकी कैसे अपनी आर्मी सप्लाई करके, मतलब अपने लोग सप्लाई करके ब्रिटिश आर्मी में मटेरियल्स बना करके, है ना, इस होप में कि शायद ब्रिटिश सरकार उन्हें क्या देते, सेल्फ गवर्नमेंट देते। लेकिन सरकार तो मुकर जाती। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो ब्रिटिशर्स कहते हैं भाई हम तुम्हें कोई डोमिनियन स्टेटस से सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देने वाले, ठीक है। तो हाउएवर अगर आप देखोगे तो कई सारे, इनफैक्ट आप देखोगे ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद यहां तो पहली बात तो सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दी, दूसरी बात कई सारे ऐसे लॉस पास कर दिए जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय लोगों को दबाया जा सके और भारतीय मूवमेंट को भी दबाया जा सके। उसमें से एक था आपका राउलेट एक्ट, ठीक है। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि भैया इसके अगेंस्ट तो नॉन कॉपरेशन लॉन्च करना ही पड़ेगा। अब आइए समझते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण थे जिसके चलते हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है बेटा वो लॉन्च हुआ, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहला कारण आता है हमारा खिलाफत मूवमेंट। देखिए अब खिलाफत को ना बहुत आसानी समझते हैं। देखिए खिलाफत का क्या था दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 था, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 में यहां पे आप देखोगे कि जो टर्की है, टर्की में एक एम्पायर रूल किया करता है, उसको हम कहते हैं ओटोमन एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर जो था इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा था, मतलब ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था वर्ल्ड वॉर 1 में, और वर्ल्ड वॉर 1 हार जाता है। अब जब ये हार जाता है तो आप देखोगे कि ओटोमन एम्पायर का एक जमाने में यूरोप के बड़े इलाकों पर कब्जा था, बड़े इलाकों पर कंट्रोल था।
तो जब ये वर्ल्ड वॉर वन हारता है ओटोमन एम्पायर या ओटोमन टर्की, तो यहां पे एक ट्रीटी साइन की जाती है इनफैक्ट, है ना, किसके साथ, वहां के सुल्तान के साथ, जिसे आप वहां के कैलिफ भी कहते हो, ठीक है, या फिर वहां के कैलिफ जो थे आप कह सकते हो कि जो इस्लाम था, मुस्लिम्स थे, उनके रिलीजियस हेड भी थे। तो यही से वर्ड आया कैलिफ या फिर खलीफा आप कह सकते हैं, राइट। तो जितनी भी मुस्लिम होली प्लेसेस थी वो टर्किश एम्पायर के अंदर आती थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने क्या दिखाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन था उसने टर्की को हरा दिया। अब हारने के बाद एक डर सा फैल गया मुस्लिम्स में कि अब ऑब्वियसली बात है ब्रिटेन ने इस पर कैप्चर कर लेगा और जो मुस्लिम एरियाज है उनको बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडिया में थी उन्होंने क्या किया, जो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, उनकी लीडरशिप में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। खिलाफत मूवमेंट क्या था, यही जो तुर्की के सुल्तान है इनके सपोर्ट में जो है मूवमेंट चलाया गया कि उनकी पावर्स को ना छीना जाए और एटलीस्ट जो मुस्लिम एरियाज है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज है, वहां पे उनको कंट्रोल यहां पे दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे, राइट, चलिए, तो यही इसका मेजर पॉइंट था। अच्छा, अब गांधी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो खिलाफत एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ मिलाने की। तो अगर गांधी कहते हैं कि कांग्रेस को कन्विंस भी करने का ट्राई करते हैं कि अगर आप यहां पे फॉर एग्जांपल एक नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर लेते हो खिलाफत को सपोर्ट करते हुए, तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के दुश्मन एक है, दैट इज ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो हम मिल करके उनको यहां पे हरा पाएंगे। तो एज रिजल्ट आप देखोगे खिलाफत नॉन कॉपरेशन को हम लोग लॉन्च करते हैं लगभग 31 अगस्त 1920 को। हालांकि अभी भी कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको अप्रूवल नहीं दिया था, तो ये लॉन्च तो हो गया था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली अडॉप्ट किया जाता है दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन के अंदर, ठीक है। तो 2 सेशंस होते हैं, कलकत्ता वाला जहां पे इसको सॉफ्ट अप्रूवल टाइप मिल जाता है, और दिसंबर 1920 में आप देखोगे नागपुर के अंदर जो सेशन था कांग्रेस का, वहां पे फाइनली सारे लोग इसको एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि ठीक है एक नॉन कॉपरेशन खिलाफत के साथ चलाएंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉरेंट था बेटा वो था आपका राउलेट एक्ट। अब देखिए राउलेट एक्ट ना बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना, ठीक है। राउलेट एक्ट के साथ दिक्कत पता है क्या आपको, कि राउलेट एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि इंडिया में बढ़ती हुई जो नेशनल एक्टिविटीज हैं उन पे यहाँ पे कंट्रोल लगाया जा सके, ठीक है। अब राउलेट एक्ट को पास करने वाला जो बंदा था उसका नाम था जस्टिस सिडनी। मतलब एक तरीके से इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक, मतलब एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको समझाता हूं। देखिए हुआ क्या कि हमारे देश में एक सेडिशन कमेटी अपॉइंट की गई। सेडिशन का मतलब होता है यानी अपने देश से जब आप गद्दारी करते हो तो एक कमेटी बनाई गई और उसको बोला गया कि भैया आप एक काम करिए, पहले तो ये फाइंड आउट करिए कि इंडिया में ये इतने ज्यादा मूवमेंट्स हो क्यों रहे हैं, है ना, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। दूसरी बात आप ये बताइए कि इसको रोका कैसे जाए। तो इस कमेटी को लीड कर रहे थे जस्टिस सिडनी राउलेट, तो वहां से आ गया राउलेट कमेटी या राउलेट कमीशन इसका नाम बन गया। अब इन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे जिसको जो इस टाइम की काउंसिल थी, जैसे आज की लोकसभा राज्यसभा होती है वैसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने वहां पे पास कर दिया। अब बहुत सारे इंडियन मेंबर्स थे जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन फिलहाल वो कुछ खास कर नहीं पाए, तो इसी को कहा जाता है राउलेट एक्ट। अब राउलेट एक्ट के अंदर क्या था दोस्तों कि किसी भी इंसान को बिना वारंट, बिना ऑफिशियल परमिशन का अरेस्ट कर सकते थे। साथ ही साथ इस आदमी का जो ट्रायल चलेगा, ट्रायल मतलब उसका केस चलेगा बिल्कुल सीक्रेट में चलेगा, जिसको हम इन कैमरा ट्रायल कहते हैं, ठीक है। और जितने भी हैबियस कॉर्पस का जो राइट है, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो आपको लॉ के सामने, कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है विद इन सर्टेन टाइम, ठीक है। तो यहां पे किसी कोर्ट में आपको प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, आपका सीक्रेट में ट्रायल चलेगा और आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है अगर आप गलती से ब्रिटेन का केस कुछ करते पाए गए। तो दैट वाज कॉल्ड एज द राउलेट एक्ट। मतलब आप अपने लिए लॉयर भी हायर नहीं कर सकते, आप अपनी अपील भी नहीं रख सकते और साथ ही साथ अपने लिए आप किसी कोर्ट में जाकर के आगे बात भी नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज द ब्लैक एक्ट, या कई बार इसको पॉपुलरली कहा जाता है द नो वकील, द नो अपील या नो दलील एक्ट, ठीक है। चलिए, अब गांधी ने क्या किया इसके अगेंस्ट आप देखोगे तो एक तगड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया, ठीक है, हम कहते हैं राउलेट सत्याग्रह। पूरे नेशन वाइड हड़ताल हो रही है, सब कुछ बंद कर दिया गया है, ठीक है। और आप देखोगे पंजाब के आसपास का जो इलाका था ना बेटा, उसमें हालात बहुत ज्यादा खराब थे, ठीक है। ये बात है करीब 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल 1919 में अगर आप देखेंगे। अच्छा, ये अगर आप देखोगे राउलेट एक्ट आपका लॉन्च हुआ था मार्च 1919 के अंदर, ठीक है। तो अगर डेट आपसे पूछे तो याद रखिएगा मार्च 1919 में राउलेट एक्ट वाज एनैक्टेड, ठीक। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा कि अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके आपका जो वायलेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट क्या करी, काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर रही है, ठीक है। काफी सारे बड़े बड़े लीडर्स को अमृतसर के आसपास से अरेस्ट कर लिया गया है और स्पेशली पंजाब के अराउंड का जो इलाका है, ठीक है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। तो क्या होता है दोस्तों कि 10 अप्रैल 1919 को फाइनली जो है एक पीसफुल प्रोसेशन पे पुलिस वाले फायर करते हैं, लोग उसको रिटेलिएट करते हैं, पुलिस स्टेशन में आग वाग लगा देते हैं, ठीक है। मतलब काफी डिस्ट्रॉय करते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कॉज था वो था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब जलियांवाला बाग के साथ सीन क्या है दोस्तों कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पंजाब के आसपास का जो इलाका है वहां पे काफी वायलेंस फैली हुई है, ठीक है, बहुत वायलेंस है वहां पे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस टाइम पे जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसका नाम था माइकल फ्रांसिस और डॉयर, ये जनरल डायर नहीं है, ठीक है, इसका नाम था माइकल फ्रांसिस और डॉयर। तो ये आदमी क्या करता है, पंजाब के आसपास इलाकों में लगा देता है मार्शल लॉ, यानी 4 आदमी से ज्यादा कहीं कलेक्ट नहीं हो सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप होगे तो आपको पनिश किया जाएगा। और कमांड आती है जनरल डायर के हाथ में, जिसको आप कहते हैं ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो बंदे ने एक्चुअली गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग में। तो कमांड इसके हाथ में आ जाती है। अब ये क्या करता है, अपने सोल्जर्स को लेकर के जाता है। सिख और गोरखा रेजिमेंट थी, सुन के आपको शौक लगेगा बट ये दैट्स द रियलिटी। तो ब्रिटिशर्स नहीं थे गोली चलाने वाले, वो भी भारतीय थे। तो सिख एंड द गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, आप गूगल कर सकते हो उस चीज को। तो इनको लेकर के जाता है ना, चुपचाप से एकदम बढ़िया से। एंड 13 अप्रैल 1919 की बात है कि बैसाखी का फेस्टिवल था
और कई सारे लोग अगर आप देखोगे तो जलियांवाला बाग एक मैदान है, वहां पे हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है जिसको आप गोल्डन टेम्पल कहते हैं, तो उसके बाहर एक बड़ा सा मैदान है जलियांवाला बाग करके, अब तो काफी अच्छा बन गया है। उस टाइम पे ओपन ग्राउंड था, तो वहां पे कई सारे लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे, कई सारे लोग जो लीडर्स अरेस्ट हुए थे उनके, है ना, दो बड़े फेमस लीडर्स थे वहां के, एक का नाम था सत्यपाल, एक का नाम था किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो दोनों को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, उनको कहीं उठा के ले गए थे, उनका लोकेशन नहीं पता था, तो उनके अरेस्ट के खिलाफ कई सारे लोग, उनके सपोर्टर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो सारा कुछ एक ग्राउंड में चल रहा है। अब डायर आता है, डायर क्या करता है कि उस ग्राउंड का ना एक ही एंट्री एक एग्जिट था, उसको आगे ब्लॉक कर देता है और फिर सोल्जर से कहता है भैया गोली चलाओ। तो मतलब काफी सारे लोगों की मौत हुई थी। देखिए ऑफिशियल नंबर्स ऑब्वियस सी बात है सही नहीं है, आपको बताएंगे, लेकिन आप देखोगे इसके चलते पूरे देश भर में जब ये न्यूज फैली तो मतलब बहुत सारे दंगे फसाद पूरे देश के अंदर फैलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। चलिए, तो ये एक ऐसा कॉज बना जिसके चलते आप देखोगे गांधी को लगा कि एक मास मूवमेंट लॉन्च करने का यहां पे रिक्वायरमेंट बनता है, ठीक है। चलिए, अब नॉन कॉपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, देखिए बहुत सिंपल था। नंबर 1 कि सेल्फ गवर्नमेंट बनाना ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी बात है गवर्नमेंट को ये फोर्स करना कि आप रॉलेट एक्ट को यहां से हटा लीजिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि ब्रिटिशर्स को फोर्स करना कि आप यहां पे सुल्तान ऑफ तुर्की का जो ओरिजिनल स्टेटस, पुराना स्टेटस जो उसकी पावर्स है उसको वहां पे वापस कर दिया जाए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो बच्चे इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर कि यार प्रोग्राम्स क्या थे, यहाँ पे मूवमेंट के प्रोग्राम क्या थे। देखिए सिंपल सी बात है, बॉयकॉट करना सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना, ठीक है। जितने भी नॉमिनेटेड सीट्स हैं लोकल बॉडीज के अंदर उससे रिजाइन दे देना, अपनी गवर्नमेंट पोजीशन को छोड़ देना, टाइटल्स को यहां पे सरेंडर कर देना, स्वदेशी और खादी को काफी प्रमोट करना, एंड साथ ही साथ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस यहां पे देश में बनाना जो कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को यहां पे रिप्लेस कर पाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हिंदूज एंड मुस्लिम्स को यूनिफाई करना एंड साथ ही मिलकर काम करना ताकि देश का यहां पे भला हो सके, और साथ ही साथ विमेन के स्टेटस को इंप्रूव करना। सो दीज आर द मेजर प्रोग्राम्स ऑफ द एनसीएम। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे कैसे वायरल हुआ, कैसे कैसे फैला, तो देखिए बहुत सिंपल है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉयर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया, यानी सरकारी कोर्ट छोड़ करके आ गए। बच्चों ने जो आप देखोगे, बच्चों ने, कॉलेज के मास्टर्स ने, टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस लीव कर दिए, राइट। कांग्रेस ने जो इलेक्शंस होने वाले थे उनको बॉयकॉट किया। एक पार्टी ऐसी थी मद्रास की जस्टिस पार्टी, दलित्स की पार्टी थी बेटा वो, तो उनको लगता था कि जब तक आप इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने बस साथ नहीं दिया था कांग्रेस का, बाकी कांग्रेस ने बायकॉट किया था इलेक्शंस को, ठीक है। लोगों ने चरखा बनाना शुरू किया, खादी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी दिल्ली का बेटा, वो एक नेशनल यूनिवर्सिटी के फॉर्म में स्टैब्लिश की गई थी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, ठीक है। फिर कई सारे इंडियन पर्सनालिटीज लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह ने अपने टाइटल्स वापस कर दिए, ठीक है। जितने भी शॉप्स यहाँ पे फॉरेन गुड्स वगैरह सेल कर रही थी उनको पिकेट किया गया, मतलब उनकी एंट्रीज को ब्लॉक कर दिया गया, राइट। एंड जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत को विजिट किया 1921 में, तो उसके विजिट को भी यहाँ पे बॉयकॉट किया गया। सो दिस इज हाउ द मूवमेंट अनफोल्डेड, राइट। चलिए अब बात करते हैं द रिप्रेशन ऑफ द मूवमेंट के, मतलब किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट को दबाया गया। देखिए नंबर 1 गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली बात है ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो जितने भी लीडर्स थे एक्सेप्ट गांधी उनको यहाँ पे जेल में उठा के डाल दिया गया। दूसरी बात, जितने भी प्रोसेशंस एंड पब्लिक मीटिंग्स इन पे बैन लगा दिया गया कि आप ये चीजें नहीं कर सकते। तीसरी बात, खिलाफत और कई सारे जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस थे कांग्रेस वगैरह को मिला करके सबको लीगल घोषित कर दिया गया कि इनके किसी भी मूवमेंट्स को यहां पे लीगल नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हाउ वाज द नॉन कॉपरेशन सस्पेंडेड, देखिए इसका रीजन है द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ द गोरखपुर। तो गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो 3000 लोगों का करीब जुलूस था और ये लोग क्या कर रहे थे, पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अब चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के पास से जब ये जुलूस निकलता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं यार, उन पे गोली चला देते हैं, और जैसे ही गोली चलाते हैं तो यहाँ पे जुलूस अपना बहुत वायलेंट हो जाता है, लोग बहुत वायलेंट हो जाते हैं और यहाँ पे पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। तो 22 पुलिस वालों की मौत हुई थी, 3 सिविलियंस की मौत हुई थी। गांधी बहुत शॉक हो गए बिकॉज गांधी जो थे वायलेंस के फेवर में बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने 12 फेब 1922 को यहाँ पे क्या किया बेटा, मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। हालांकि बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ गांधी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, लाजपत राय हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, राइट। चलिए इनफैक्ट तो गांधी ने कहा कि वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे मूवमेंट को स्टॉप करते हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस वालों को बोला कि आप सोशल एक्टिविटीज में थोड़ा ज्यादा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो हमारा इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट क्या क्रिएट हुआ नॉन कॉपरेशन का। देखिए नंबर 1 सबसे पहली बात है, नेशनल मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट बन गया यहाँ पे, बिकॉज हर प्रोफेशन हर टाइप का आदमी इसमें था, ठीक है। एक डिजायर जनरेट हुआ लोगों का, फ्रीडम चाहिए हमको यहाँ पे, है ना। इससे आप देखोगे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आप कह सकते हैं चैलेंज कर पाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रमोट हुई, सोशल रिफॉर्म्स आए, आप देखेंगे स्वदेशी बॉयकॉट का जो कंसेप्ट है वो बहुत यहाँ पे वायरल हुआ, राइट। तो अगर आप देखोगे जो मेजर मोटिव था हाउएवर वो तो फेल हो गया, बिकॉज खिलाफत प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, है ना। जलियांवाला बाग का जो क्राइम था उसके अभी भी फाइनल कुछ सोल्यूशंस मिले नहीं थे, बट स्टिल इट क्रिएटेड अ फाइन इंपैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, राइट। चलिए अब यहां से कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है दोस्तों, और आप देखोगे तो यहां से ना एक तरीके से कहानी बढ़ती है टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड करने के लिए मतलब कई सारे आपको ऐसे फैक्टर्स मिल जाएंगे। चलिए लेट्स ट्राई डिस्कसिंग देम। देखिए नंबर 1 सबसे पहला फैक्टर जो सिविल डिसोबीडियंस को लेकर के था दैट इज द साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन का बहुत सिंपल है। साइमन कमीशन अगर आप देखोगे तो एक रॉयल ब्रिटिश कमीशन था, ठीक है। तो 7 लोगों का एक मेंबर मतलब एक कमेटी था
जिसको भारत में भेजा गया था भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस करने के लिए। अब इसमें कोई भी इंडियन बंदा नहीं था, तो एज अ रिजल्ट इसको काफी ज्यादा अपोज किया गया। ठीक है, तो कांग्रेस का जो 1927 का सेशन था चेन्नई में, वहां पे डिसाइड किया गया कि हम लोग यहाँ पे बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, इवन मुस्लिम लीग ने भी इस बॉयकॉट में सपोर्ट किया, राइट, इवन हिंदू महासभा ने भी इसमें सपोर्ट किया, राइट। तो जहां जहां पे भी कमीशन गया, साइमन कमीशन, इसको हमेशा प्रोटेस्ट या काले झंडे के साथ आप देखो स्वागत किया गया। इनफैक्ट लाहौर में एक प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय जी आगे चल के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको लाठी पड़ती है बहुत तेजी से पुलिस की, और बेचारों को इंजरी आती है, वो आगे चल के बच्चे उनकी डेथ हो जाती है 1-2 महीने में। ठीक है, चलिए, तो ये इसका एक आउटकम है। तो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या है, देखिए रिकमेंडेशंस अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 डायरकी खत्म करना, यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर देना, राइट। और जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी स्टेट लेवल पे सरकारी, उनको ज्यादा पावर देना। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर आप देखोगे बच्चों, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हार्वर्ड जो गवर्नमेंट है आपकी, उसको यहां पे पावर्स मिलने चाहिए इन सर्टेन मैटर्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, फिर जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपके काउंसिल्स के अंदर, लेजिस्लेचर्स के अंदर, उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, इनफैक्ट जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पे फेडरल सिस्टम का पार्ट बन जाए। फेडरल का मतलब होता है यानी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो एक सेंट्रल पे सरकार है, एक आपकी स्टेट्स पे सरकार है, तो प्रिंसली स्टेट्स को उसका पार्ट बनाना चाहिए ना। गवर्नर जनरल के पास यहाँ पे पावर होगी क्या करने की, सिलेक्ट करने की, अपॉइंट करने की, किसकी, उसका जो खुद का कैबिनेट है उसके मेंबर्स की, राइट। ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स को यहाँ पे इंडियन रेजिमेंट्स में रखा जाएगा, और हाई कोर्ट्स यहाँ पे किसके अंडर वर्क करेंगे, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस है साइमन कमीशन के, जिसको यहाँ पे इंडियंस काफी ज्यादा अपोज कर रहे थे। और इसी को अपोज करते हुए अगर आप देखोगे तो हमारे मोतीलाल नेहरू जी काफी सारे लीडर्स के साथ मिल करके एक नेहरू रिपोर्ट को आगे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो व्हाट वाज दिस नेहरू रिपोर्ट ऑल अबाउट, राइट। नंबर 1 जो लॉर्ड बर्कनहेड थे इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, राइट, उन्होंने जस्टिफाई किया कि यार इंडियंस का एक्सक्लूजन इसलिए किया गया साइमन कमीशन से बिकॉज उनको लगता है कि इंडियंस यूनाइटेड नहीं और कभी भी कुछ कॉमन रिफॉर्म्स मिलकर नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 1928 के अंदर, ताकि कुछ कॉमन रिफॉर्म्स को यहाँ पे अप्रूव किया जा सके, राइट। तो जो लिबरल और रिजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे, अपने लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, हिंदू महासभा, डिप्रेस क्लासेस के, ये सारे के सारे जो है क्या करते हैं बच्चे, एक साथ बैठते हैं और मिल करके एक मोतीलाल नेहरू के साथ जो है एक कमिटी फॉर्म करते हैं, राइट। तो मोतीलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे, और इस कमिटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी यहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर बना करके, बेटा यही कहलाती है द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, जिसमें भारत के कम्युनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और भारत को एक डोमिनियन स्टेटस देने का मेजर डिमांड था। ठीक है, चलिए, नाउ अनदर फैक्टर दैट लेड टू द सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस, दैट इज पुणे स्वराज। ठीक, कांग्रेस की अगर बात करें बच्चे, तो कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन था, है ना, उसमें ये वाला बोला गया सरकार से कि या तो आप नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करिए, या तो हम लोग मास एजिटेशन या फिर प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखो जब सरकार ने रिपोर्ट का एक्सेप्ट नहीं किया तो कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये रेजोल्यूशन भी पास किया गया था लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में 1929 में कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, भारत का इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करेंगे और तिरंगा फहराएंगे, राइट। चलिए, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, ठीक है, उसने कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे अडॉप्ट किए थे, राइट। नंबर 1 पहला तो सिविल डिसोबीडियंस के लिए प्रिपेयर करना, दूसरी बात कंप्लीट इंडिपेंडेंस अभी हमारा डिमांड बनेगा, तीसरी बात 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज डे या इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व करेंगे, एंड जितने भी मेंबर्स और लेजिस्लेचर्स के सारे लोग रिजाइन करेंगे। सो दीज वर द मेजर आउटकम्स ऑफ द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। अब आती है फाइनली बात बेटा दांडी मार्च और सीडीएम की। तो अगर आप देखोगे तो काफी समय से सॉल्ट एंड शुगर के ऊपर ना टैक्स लगा हुआ था, जो कि किसी भी इंडियन के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं था, चाहे अमीर या गरीब हो, कोई भी इंसान नमक पर टैक्स देना पसंद नहीं करता। तो यहां पे आप देखोगे तो इसी डिमांड को मेजर रखते हुए कि जो उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको गांधी एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, 11 डिमांड थी गांधी की, 11 से 12 डिमांड्स के आसपास, उसमें मेजर डिमांड थी सॉल्ट बेस से टैक्स को हटाना। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे हमारी डिमांड्स को 11 मार्च तक नहीं मानते तो हम 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो इलाका है, दांडी कोस्टल टाउन है गुजरात में, वहां तक का मार्च हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो सीडीएम स्टार्ट होता है दांडी मार्च के साथ। ठीक है, तो ये साबरमती आश्रम से दांडी तक था, 240 माइल्स का डिस्टेंस था। तो गांधी अपने 72 मतलब जो उसके बेसिक ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उनके साथ इन्होंने मार्च स्टार्ट किया था, राइट। तो इन्होंने क्या किया, जब ये दांडी पहुंचे, दांडी क्या है, समुद्र के किनारे एक छोटे सा गांव है, तो वहां जब पहुंचे तो इन्होंने नमक से क्या किया, सॉल्ट बनाया बेटा, और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, और यहीं से आप देखोगे ऑफिशियली सिविल डिसोबीडियंस आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने सॉल्ट को इसीलिए एज अ सिंबल यूज किया था बिकॉज सॉल्ट एक हर एक आदमी, चाहे गरीब चाहे अमीर, सब लोग यहां पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेकिंग था सॉल्ट लॉ का बेटा एक तरीके से एक सिंबल था टू बिगिन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, चलिए, अब आगे बात की जाए कि इस मूवमेंट का प्रोग्राम क्या था। नंबर 1 सॉल्ट लॉ को डिफाई करना, कैसे, खुद नमक बना करके, और ना दूसरा बॉयकॉट करना सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स का, चाहे लिकर हो, चाहे गुड्स हो, चाहे कपड़े हो, हर एक चीज का। ठीक है, और जितने भी टैक्सेस है, रेवेन्यू है, वो आपको यहाँ पे नहीं पे करने। तो देखिए नॉन कॉर्पोरेशन में ना ये चीज थोड़ी सी नहीं थी। नॉन कॉर्पोरेशन के अंदर आप देखोगे तो ये नहीं कहा गया था कि आप टैक्सेस में पे करिए, यहाँ रूल्स तोड़िए। नॉन कॉर्पोरेशन में कहा गया था कि आप बस कॉपरेट मत करिए, ठीक है, आसानी से कोई चीज मत मानिए, राइट। बट सिविल डिसोबीडियंस में क्लियर था कि आपको रूल्स तोड़ने, आपको लॉस तोड़ने, ठीक है, आपने टैक्स नहीं पे करना, आपको रेवेन्यूज नहीं पे करने,
ठीक है, फॉरेस्ट लॉस को आपको ब्रेक करना है। तो ये सारी चीज अगर आप देखोगे तो सिविल डिसोबीडियंस में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, चलिए नाउ हाउ वाज द प्रोग्रेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नाउ प्रोग्रेस कैसा हुआ, मतलब कैसे बढ़ा आगे। तो अगर आप देखोगे तो लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया ना, सॉल्ट लॉ पूरे देश में तोड़ा गया। इनफैक्ट जो पीपल थे आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस में, उन्होंने कहा कि हम फॉरेस्ट लॉस को ओबे नहीं करेंगे। जो हमारे ईस्टर्न इंडिया में लोग थे उन्होंने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। ठीक है, लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, लिकर शॉप्स के एंट्रीज ब्लॉक की, ठीक है, कैंपेन्स चलाए। इनफैक्ट अगर आप देखो जो पठान लोग होते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के, जो पठान्स होते हैं ना, पठान क्या लंबे चौड़े लोग होते हैं काफी ज्यादा, है ना, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, तो पठानों ने, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भारत के बड़े एक्टिव थे यार। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब आज का पाकिस्तान इंडिया का मिक्स आप समझ लीजिए, जो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, लाहौर और साइड पंजाब साइड का है ना, तो वहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं, इन्होंने बड़ा तगड़ा नॉन वायलेंट स्ट्रगल लीड किया था। और इनके अंडर काफी सारे पठान लोग थे जो मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो जो एक तरीके से स्ट्रगल को लीड कर रहे थे, राइट। तो इन्होंने एक सोसाइटी बनाई खुद की, जिनका नाम था खुदाई खिदमतगार, ठीक है, इनको कई बार रेड शर्ट भी कहा जाता था। तो इनका देखोगे तो होल ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश सरकार को यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, ठीक। तो मूवमेंट जो है भारत के ईस्टर्न पार्ट्स में भी काफी ज्यादा वायरल हो गया, जहां पे मणिपुर, नागालैंड के अंदर भी आप देखोगे तो लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। ठीक है, चलिए नाउ हाउ वाज दिस मूवमेंट रिप्रेस, इसको दबाया कैसे गया। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। नंबर 1, करीब 90,000 से ज्यादा सत्याग्रहियों को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए, ठीक है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए जितने भी नेशनल मीडिया था उसके ऊपर। कई सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे बेटा पठान्स के द्वारा, है ना, अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गफ्फार खान। बिकॉज आप देखोगे जो खुदाई खिदमतगार थे इनके लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, राइट, कांग्रेस के बढ़िया नेता थे, तो उनको सरकार यहाँ पे अरेस्ट कर लेती, तो उनके अरेस्ट के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, राइट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब पुलिस को कहा गया कि भीड़ पे गोलियां चलाओ, तो पुलिस ने एक टाइम तो पुलिस ने भी मना कर दिया ना, और ऐसा करने के लिए कई सारे पुलिस ऑफिसर को पनिशमेंट मिली। हालांकि दिल्ली एंड कलकत्ता के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर काफी सारी गोलियां चलवाई गई। सो दिस इज हाउ द मूवमेंट वाज रिप्रेस्ड, या उसको दबाया गया। फिर आता है बच्चे आपका द फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखिए फर्स्ट का अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। तो फर्स्ट वाले सेशन को यार कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, सिंपल सी बात है ना। तो कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था बिकॉज साइमन कमीशन को ही अपोज कर रही थी, बट जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी बहुत सारी, उन्होंने कांग्रेस मतलब इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। अब आता है बेटा गांधी इरविन पैक्ट। देखिए अब क्या हुआ कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत वायलेंट हो गया, कई सारी जगहों पे आप देखोगे तो सिविल डिसोबीडियंस वायलेंट हो गया है, फिर सरकार इतना वायलेंट तरीके से बिहेव कर रही है, बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं, कॉमन आदमी परेशान हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि सरकार जो है गांधी के साथ क्या करती है, नेगोशिएशन स्टार्ट करती है, जो कि जेल में थे, सो दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहां पे बंद किया जा सके। और इस नेगोशिएशन का रिजल्ट था द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट की अगर हम बात की जाए तो बच्चे साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। अगर आप डेट याद रखनी तो आप याद रखिएगा, दैट इज 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, ठीक है। किसके बीच में साइन हुआ था, लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में, ठीक। सिंपल सी बात है, बिकॉज सीडीएम अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा वायलेंट भी हो गया था कई केसेस में, सरकार भी चाह रही थी कि भाई इन सारी मूवमेंट्स को बंद किया जाए, राइट। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम देख लेते हैं जल्दी से। तो नंबर 1, जितने भी ऑर्डिनेंसेज हैं इनको यहाँ विड्रॉ किया जाए, जितने भी ऑर्डर्स हैं इनको विड्रॉ किया जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ पे रिलीज किया जाए, एक्सेप्ट ऐसे लोग जिन्होंने वायलेंस किया हुआ है, पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउ किया जाए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करो अलाउ की जाए, ठीक है। जितनी भी सत्याग्रहियों की प्रॉपर्टी छीन ली उनको वापस से रिस्टोर किया जाए, एंड साथ ही साथ जो कोस्टल एरियाज के आसपास लोग रहते हैं उनको सॉल्ट बनाने की इजाजत मिले। कांग्रेस ने किस बात को अटेंड किया, सिविल डिसोबीडियंस खत्म करेंगे, सेकंड राउंड टेबल अटेंड करेंगे, एंड साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशंस की बात नहीं करेंगे इनटू द पुलिस एक्सेस, यानी पुलिस ने जितना भी ब्रूटैलिटी दिखाई है उसमें इन्वेस्टिगेशंस हम लोग डिमांड नहीं करेंगे, ये बात कांग्रेस ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अब आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बच्चे आपका स्टार्ट हुआ था 7 सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक। इसको अटेंड किसने किया था भाई, ऑब्वियसली बात है गांधी ने किया था ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया। जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक और डिमांड सामने आई थी, दैट इज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कहने का मतलब है कि जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि जहां से जो कैंडिडेट है वो भी एक सिंगल कम्युनिटी का होगा और उसको वोट करने वाले भी सेम कम्युनिटी के होंगे। जैसे मुस्लिम्स और दलित्स ने ये डिमांड काफी ज्यादा उठाई थी, ठीक है, मुस्लिम से, दलित से, ठीक है। तो इन्होंने काफी ज्यादा डिमांड उठाई थी कि भाई हमें चाहिए सेपरेट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, मतलब हमको वोट करने वाला भी बंदा मुस्लिम हो और हमारा कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में वो भी मुस्लिम हो। सेम गोस फॉर द दलित्स आल्सो, ठीक है। चलिए इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो दलित्स की इस डिमांड से, अंबेडकर की इस डिमांड से गांधी काफी ज्यादा नाराज भी थे, राइट। चलिए नाउ अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये इतना नालायक थे ब्रिटिशर्स लोग कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को मान भी लिया था, राइट। चलिए अब इसके बाद क्या होता है, सेकंड आरटीसी तो फेल हो गई, तो गांधी भाई भारत वापस आए, और जब ये भारत वापस आए तो उस टाइम अगर आप देखोगे तो ग्रेट डिप्रेशन का समय चल रहा था, इंडियन फार्मर्स की हालत खराब थी, राइट। तो गांधी ने क्या किया कि गांधी ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूं वाइसरॉय वेलिंगटन से, ठीक है, जिसको रिफ्यूज कर दिया गया। तो गांधी ने क्या, वहां पे कांग्रेस क्या करती है, रेजोल्यूशन पास करती है 1932 में कि सीडीएम को हम लोग रीलॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये हो कि गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, कांग्रेस फिर से इलीगल हो गई, एंड जितने भी ऑर्डिनेंसेस थे,
ठीक है, जिसके पास आप देख सकते हो कि जिसने क्या किया कि सरकार को यहां पे स्पेशल पावर्स दे दी। अब गवर्नमेंट क्या करी यार, गवर्नमेंट ब्रूटली इस मूवमेंट को सरप्राइज कर रही है। फाइनली 1934 तक आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका डाई डाउन कर जाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इस पूरे मूवमेंट का यार दोस्तों इंपैक्ट क्या था, प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 प्रभाव, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रभाव है दैट इज मूवमेंट ने क्या किया, लोगों के अंदर एक पेट्रियोटिज्म का फीलिंग भर दिया कि लोग काफी ज्यादा पेट्रियोटिक हो गए है ना, काफी ज्यादा जो पहले डरते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने में, उनके अंदर एक हिम्मत सी आ गई। राइट, नेशनल स्ट्रगल अपना मजबूत हो गया। मूवमेंट ने काफी वाइड कर दिया, मतलब पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को काफी बड़ा बना दिया, बिकॉज इसमें आप देखोगे हर एक वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन्होंने नए मेथड्स को यहाँ पे आप कह सकते हैं बच्चे प्रमोट किया, जैसे प्रभात फेरी। प्रभात फेरी में क्या होता था, मेन एंड वेमेन जाते थे मोहल्ले मोहल्ले और वो लोग जा करके बड़े बड़े पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह गाया करते थे, इससे लोग काफी अवेयर होते थे, काफी इंक्लूसिव होते थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स जैसे आप देखेंगे डिप्रेस क्लासेस को अभी इजाजत मिल गई कि भाई वो भी टेंपल्स के अंदर जा सकते हैं। डिप्रेस क्लासेस यानी जो हमारे दलित से, उनको अभी इजाजत मिल गई कि बेटा आप भी टेंपल्स वगैरह के अंदर जा सकते हैं ना, आप भी कॉमनवेल्थ से पानी पी सकते हैं। वुमेन का पार्टिसिपेशन आप देखोगे बहुत लार्ज नंबर्स में हुआ था सीडीएम के अंदर, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। अगर आप देखोगे सरकार को भी बिलीव हुआ कि यार अब आपको बहुत टाइम तक आप दबा के नहीं रख पाओगे, आपको कुछ रिफॉर्म्स या बदलाव तो करने ही पड़ेंगे। एज अ रिजल्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसने देखिए फेडरेशन का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया। फेडरेशन मतलब दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल एक स्टेट पे मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और इनफैक्ट आप देखोगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल मतलब जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट थी या लेजिस्लेचर्स थे, उनको थोड़ी पावर यहां पे देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, कांग्रेस ने अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए, जो इलेक्शंस करवाए गए आपके लेजिस्लेटिव के अंदर है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसमें अच्छे रिजल्ट्स आए है ना। और इस फैक्ट आपको जो देखोगे जो स्टेट लेवल पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उनमें भी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे कांग्रेस को मिले, यानी अच्छी खासी सीटें यहाँ पे कांग्रेस ने जीती। राइट, सो दैट वाज द होल इंपैक्ट ऑफ बच्चों का हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहां तक की कहानी तो दोस्तों हमने पढ़ ली कि महात्मा गांधी के आने के बाद से लेकर के उनके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फर्स्ट एंड सेकंड फेजेस तक। अब यहां से आगे आप जाओगे तो दोस्तों आप देखोगे कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आगे क्रिप्स मिशन वगैरह बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्विट इंडिया वाले टॉपिक के अंदर, उसका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए आएगा। ठीक है, तो उसके साथ मैंने मर्ज नहीं किया। ये फिलहाल एक कहानी थी गांधी जी के और उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में और उनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। ठीक है, कि कैसे उन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर चीजों को कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो अगले वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तो हम बात करेंगे द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड उसके बाद के पॉलिटिक्स की। ठीक है, चलिए तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन हियर। बच्चों आपसे हमेशा मैं एक सवाल करता हूं, तो आज भी एक सवाल है, तो आपको ये बताना है कि मुझे ये बता दो, एनी टू कॉजेस फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कोई भी दो कॉजेस बता दीजिए जिसके वजह से आपको लगता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहां पे आया था सामने, या फिर आप कह सकते हो किया गया था। राइट, चलिए तो हमने बहुत सारे कॉजेस पढ़े इस पूरी कहानी के अंदर। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है मजा आया होगा। इसको एक ऑडियो फाइल की तरह आप सुन सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे जो है सिर्फ वीडियो देखोगे तभी काम बनेगा, आप इसको पहले एक ऑडियो फाइल की तरह सुन सकते हैं। आपने कान में ईयरफोन्स लगाए, जो भी आपको सही लगा आपने लगाया, इसको एक कहानी की तरह आप सुनते चले गए। तो जब एक कहानी की तरह दोस्तों सुनते हो तो आपका माइंड इसको रिटेन करता है, फिर नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, लिंक आपका दिया हुआ है बैच का, आप उसमें जाइए, नोट्स डाउनलोड करिए, उससे आप ये लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल लेक्चर के अंदर हम चीजें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट सिंस इट्स अ माइंड मैप, तो माइंड मैप का मतलब है फटाफट से कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर चीजों को रिकॉल करना। ठीक है, चलिए तो मेरी मुलाकात होगी आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, स्टे अमेजिंग गाइस। धन्यवाद सो मच, थैंक यू। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय गाइस।